थोड़ा सा एक मेल करनी है मेरे। नहीं प्लीज बाद में कर लेना, टाइम से स्टार्ट करना। आज मेरे पास ना कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे, कह रहे थे कि सेल वाला टॉपिक नहीं मिल रहा, सेल वाले क्वेश्चंस नहीं मिल रहे। मैंने पहले भी बोला था कि मैंने अपलोड किए किसी तो क्लास में, और फिर लोग कह रहे हैं कि मैडम नहीं मिल रहा। व्हाट्सएप पे भी मैंने मैसेजेस देखे थे। अब पता नहीं तुम में से कितने लोगों को तो मिले हैं और कितने लोगों को नहीं दिखे वो। तो कहानी ये है कि जिन लोगों को नहीं दिखे उन लोगों को आज की क्लास में वापस से पिन कर दूंगी, ठीक है? तो आज ले लेना, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो आज मिल जाएंगे। गॉट इट? हाँ, चैट ऑफ तो कर रहे हैं बच्चे। मेरा वॉइस पहुंच रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है ये बता दो पहले फटाफट से। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है? तो आज और कर दूंगी, ठीक है? चलो तो शुरू करते हैं सेशन को, है ना? रिप्रोडक्शन पढ़ना था। कल हम लोगों ने जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा था। आज भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही है आज की क्लास में बेसिकली। आज और रुक जाओ, है ना? चलो, तो इसके अलावा हम लोग बात कर रहे हैं, ओनली इंग्लिश में तो नहीं दे सकते बेटा, ठीक है? जैसा भी होगा देख लेंगे। चलो अभी बाय बाय। चलो, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए देखो आप लोगों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझनी जरूरी है। जैसे कि अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूँ तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और किस किस तरह से होती है ये समझ लो। कल हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी, आज मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ। तो जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर समझना है कि भाई मैं एक डायग्राम से इस चीज को समझा रही हूँ। जैसे फीमेल के अंदर ओवरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, वैसे मेल के अंदर टेस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे फीमेल के अंदर टेस्ट में ओवरी जो है वो दो होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि अग्नाशय अंडाशय सॉरी, है ना? तो अंडाशय दो होते हैं, वैसे ही मेल के अंदर टेस्टिस दो होते हैं, यानी कि जिन्हें हम वृषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जिन्हें हम वृषण के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग टेस्टिस की बात करते हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि टेस्टिस दो हैं। टेस्टिस के ऊपर ना एक क्या होती है, स्किन की पूरी एक लेयर होती है जो इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब ये जो स्किन की लेयर होती है ना, इसको हम लोग जो है वो स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्क्रोटम के नाम से हम लोग जो है वो इनको जानते हैं। अब ये जो वृषण होते हैं ना, इन वृषण के ऊपर जो है वो एक और जो है वो बॉडी का ऑर्गन होता है दोनों टेस्टिस के ऊपर, और इस पार्ट को हम लोग जो है वो एपिडिडेमिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? किसके नाम से जानते हैं? एपिडिडेमिस के नाम से जानते हैं, या फिर हम इन्हें अधिवृषण के नाम से भी जानते हैं। टेस्टिस के ऊपर है ना, तो हमने इनको कहा अधिवृषण भी हम लोग इनको कहते हैं। अब क्या होता है कि ये जो आपके एपिडिडेमिस है, इन एपिडिडेमिस के ऊपर है ना, एपिडिडेमिस से एक डक्ट जाती है, एक नलिका जाती है, ठीक है? ये आप लोगों के एपिडिडेमिस से इधर भी एक डक्ट जा रही है, अब ये एपिडिडेमिस से इधर भी एक डक्ट जा रही है। डायग्राम उल्टा फुल्टा बन सकता है लेकिन तुम समझ जाओ बस, है ना? तो एपिडिडेमिस से एक डक्ट जाती है। ये डक्ट जो होती हैं इनको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम लोग जो है वो बेसिकली शुक्र नलिकाओं के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग जो है इनको वास डेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। वेरी गुड, है ना? तो हमें किस नाम से जानते हैं? है ना, वास डेफरेंस के नाम से भी हम लोग जो है वो इनको जान रहे होते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? इनको हम लोग वास डेफरेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो वास डेफरेंस हो गया, या फिर आप इन्हें शुक्र नलिकाओं के नाम से भी जानते हैं।
अब कहानी अभी समझो पहले तो होता क्या क्या है। फिर यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो यूट्रस आ गया, यूट्रस क्या रे यार, जो है यूरेटर आ गया, यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में, मूत्राशय, मूत्राशय आ गया। ठीक है, मूत्राशय के नीचे यानी कि जो है वो यूरेटर के नीचे की तरफ, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर, इस जगह पर जो है, ये तो मूत्राशय हो गया, और यहाँ पर इस जगह पर जो है वो एक ग्रंथि पाई जाती है, और इस ग्रंथि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से हम लोग इसको जो है वो जानते हैं। अब ये जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, इस प्रोस्टेट ग्लैंड के, देखो अभी आप यहाँ पे नोटिस करो कि इस यूरिथ्रा की ओपनिंग भी और इस प्रोस्टेट ग्लैंड की ओपनिंग भी जो है वो बेसिकली कहाँ पर है, सेम है, और इनकी डक्ट जो है वो इस तरह से आपस में मिली हुई है, आप ऐसे समझो। ठीक है ना, ये आपस में मिली हुई है, और ये जो है वो आगे चलकर ये बनाती है आप लोगों की, ये आपकी है यूरिनरी डक्ट, यानी कि मूत्र नलिका, है ना। और इसी मूत्र नलिका का ऊपर जो है, यही मूत्र नलिका है, और यहाँ पर जो ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं पेनिस या फिर सिशन। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का होता है। ठीक है, अब कहानी कैसे शुरू होती है ये समझो। आपके अगर टेस्टिस को, एक टेस्टिस को काट कर अगर आप लोग देखोगे, तो आपकी एक टेस्टिस को जब हम लोग काट के देखते हैं तो हम देखते हैं कि अंदर जो है वो कमरों जैसी संरचना है। ठीक है, ये मैंने देख लिया, खूब है ना, तुम मत कर लेना प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये जो है अंदर जो है वो कमरों जैसी संरचना होती है, और इसको इसके अंदर, एक टेस्टिस के अंदर 250 कक्षक होते हैं, एक टेस्टिस के अंदर 250 कमरे होते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर रहती हैं आपकी स्पेशल प्रकार की सेल, इनके अंदर रहती हैं आपकी स्पेशल टाइप की सेल्स, और ये सेल्स जो होती हैं इन्हें हम सर्टोली सेल्स कहते हैं। और ये आपकी जो सर्टोली सेल्स होती हैं ये बेसिकली जो है वो बेसिकली है ना, ये जो सेल्स हैं ये आप लोगों की किसका फॉर्मेशन करती हैं, ये आपके स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर आपका किसका सेल फॉर्मेशन हुआ भाई, स्पर्म का जो है वो फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण हो गया, है ना। तो शुक्राणु का फॉर्मेशन बेसिकली कहाँ पर हुआ, टेस्टिस के अंदर ही हुआ। तो शुक्राणु का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों का कहाँ पर हो रहा है, आपके टेस्टिस के अंदर हो रहा है, यानी कि शुक्राणुओं के अंदर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, टेस्टिस के अंदर हो रहा है शुक्राणु का फॉर्मेशन, टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर जो है वो आप लोगों का इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या आती है ना, तो सबसे बड़ी चीज आती है कि मैडम ओवरी जो है, जैसे कि हमने कल देखा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी भी बॉडी के अंदर थी, है, यूट्रस भी बॉडी के अंदर था। ठीक है, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये एपिडिडेमिस तो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन बेसिकली ये समझना है कि टेस्टिस क्यों बॉडी के बाहर है ना, टेस्टिस क्यों बॉडी के बाहर रखे गए, है ना, ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि टेस्टिस, स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करता है, टेस्टिस करता है। तो टेस्टिस चूंकि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमें हमारी बॉडी से कम से कम भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम की जरूरत होती है। तो बॉडी का टेम्परेचर तो ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है, इसलिए बाहर के टेम्परेचर, तो हमने क्या किया, बॉडी का टेम्परेचर से 3-4 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हमारे टेस्टिस जो है वो बॉडी से बाहर रखे होते हैं। स्क्रोटम तुम्हें समझ में आ गया कि आपकी जो है इस टेस्टिस का जो स्किन का लेयर है उसको हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, ये जैसे ही स्पर्म बन गए ना, स्पर्म हर दिन हमारी बॉडी में बनते हैं, है ना, हर दिन बनते हैं, 24/7 बनते हैं। अब इसके भी कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, मुझे पता है तुम्हारे माइंड में काफी सारे डाउट्स हैं। तो हर दिन जब ये स्पर्म बनते हैं, और जो है ये स्पर्म जो है हर दिन बनकर, मतलब बच्चा डिलीवर हो गया ऐसा समझो, और अब बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि सिर्फ बच्चा डिलीवर हो गया यही थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है, बच्चे को पालना भी पड़ेगा, उसको न्यूट्रिशन भी देने पड़ेंगे ताकि वो हेल्दी बच्चा पैदा हो, मतलब हेल्दी बच्चा ग्रो करे। तो इसलिए यहाँ पर ये सारे टेस्टिस जो हैं इनके अंदर स्पर्म बन जाते हैं, और स्पर्म बनने के बाद में ये जो स्पर्म है वो किसको दे दिए जाते हैं, ये जो शुक्राणु हैं वो किसको दे दिए जाते हैं, एपिडिडेमिस की तरफ चले जाते हैं। दोनों तरफ एपिडिडेमिस है। अब एपिडिडेमिस क्या करेगा, इन स्पर्म जो बन गए हैं इनको न्यूट्रिशन देगा, इनको डेवलप करेगा, क्योंकि सिर्फ पैदा होना ही इम्पोर्टेंट थोड़ी ना है, इनको आगे चलकर बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। एक ऐसी कोशिकाएं जो हमें दिख भी नहीं रही हैं, वो कोशिकाएं हमें आगे चलकर उन्हें बहुत रास्ता तय करना है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाना है। तो बेसिकली इनको पोषण, इनको न्यूट्रिशन, है ना, वो काम जो है वो आपके इनके अंदर ही लीडिंग सेल्स होती हैं,
और ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये बेसिकली जो है वो इनको क्या कर रही होती हैं, न्यूट्रिशन दे रही होती है, इनका डेवलपमेंट कर रही होती है, स्पर्म की ग्रोथ का जो है वो बेसिकली कर रही होती हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है वो बेसिकली जो है वो आप लोगों का यहाँ पर लीडिंग सेल्स भी होती है। और बेसिकली देखो, अगर आकाश हम बात करते हैं ना सर्टोली की और लीडिंग की, तो ये जो है वो बेसिकली बोथ काम कर रही होती है, हेल्पफुल होती है दोनों ही। अब हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि भाई लीडिंग सेल्स इन्होंने ग्रोथ करी है, अब ग्रोथ करने के बाद में ये क्या करेंगी, अब ग्रोथ हो गई, अब ग्रोथ करने के बाद में जिस दिन इजैकुलेशन का टाइम आएगा, है ना, जिस दिन इजैकुलेशन का टाइम आएगा, जिस दिन इस स्पर्म को बॉडी से बाहर निकलना है ना, तो उस दिन क्या होगा, उस दिन ये स्पर्म पहली बार ये यात्रा तय करेंगे, और स्पर्म जो है वो ये यात्रा तय करते 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 यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में आएंगे। इससे पहले नहीं आते कभी भी वो प्रोस्टेट ग्लैंड में। जिस दिन एजैकुलेशन होगा, जिस दिन उत्सर्जन होना है ना, जिस दिन कोई एक्टिविटी होगी, उस दिन ये जो है वो बेसिकली कहाँ आएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड में आएंगे। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में आए, देखो मूत्राशय में नहीं गए, कहाँ आए, प्रोस्टेट ग्लैंड में आए। अब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो सीमन का फॉर्मेशन करती है। आप लोगों ने आज तक कभी स्पर्म नहीं देखे हैं, आप जो देखते हो वो सीमन है, वो जो व्हाइट कलर का चिपचिपा सा जो आप लोगों को लिक्विड दिखता है ना बेटा, वो बेसिकली आप लोगों का क्या है, सीमन है। अब सीमन जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड ने फॉर्मेशन किया, है ना, तो सीमन के अंदर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीमन है, तो सीमन के अंदर क्या मिल गया, सीमन के अंदर स्पर्म मिल गए। यहाँ तक स्पर्म अकेले थे, जो आपका वास डिफरेंस है ना, ये रहा, ये आपका वास डिफरेंस है शुक्र नली का। इस वास डिफरेंस के अंदर जो है वो बेसिकली इसमें अकेले स्पर्म आए हैं, और स्पर्म अगर आगे किसमें मिल गए, सीमन में मिल गए। क्यों, क्योंकि अब चलो बताती हूँ अभी, तो ये सीमन में मिल गए, सीमन के अंदर वो सारे न्यूट्रिशंस हैं, है ना, क्योंकि सीमन को मानो वो बस, और स्पर्म को मानो वो पैसेंजर, और अब ये बस ही जो है वो पैसेंजर को उसके यथास्थान तक लेकर जाएगी, है ना। अब बस की ये वो टूरिस्ट, वो ट्रैवल वाला जो है वो बंदा है जो कि इस पैसेंजर को जगह तक भी लेकर जाएगा, और इस यात्रा के दौरान इस बंदे को जितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारी संभालने की जिम्मेदारी इस सीमन की है। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन, स्पर्म को ग्रोथ, स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए, ये सब कामों के लिए सीमन है। सीमन के अंदर प्रोटीन होते हैं, सीमन के अंदर वो सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो एक स्पर्म को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर जनन तंत्र से मादा जनन तंत्र की तरफ लेकर जाते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये जो स्पर्म है वो बेसिकली जिस दिन एजैकुलेशन होगा उस दिन ही वास डिफरेंस के अंदर शुक्राणु आएंगे, और फिर इसी पेनिस वाले रास्ते से और बॉडी से बाहर एजैकुलेट कर दिए जाएंगे। अगर अब तो क्वेश्चन ये होता है, और एजैकुलेट करने के बाद में तो तुम्हें कल वाली प्रोसेस बताई थी कि कैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है क्या बोलते हैं, वजाइना से होते हुए, सर्विक्स एरिया से होते हुए आपके वो स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। तो इतना रास्ता तय करने के लिए सीमन जरूरी है, अकेला स्पर्म तो नहीं कर पाएगा, तो वो लिक्विड के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब तक वो मूवमेंट कर पाते हैं। ये बहुत इनके लिए बहुत लंबी यात्रा है। समझ में आ रही है तुमको? तो अगर प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होगा तो सीमन का फॉर्मेशन नहीं, और सीमन का फॉर्मेशन नहीं तो स्पर्म में दिक्कत जो है आएगी। तो ये सारी प्रोसेस तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है। अब इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है ना, हाँ, तो इसी के अंदर अब यहाँ पे ये समझना है कि मैम अभी हमने बोला कि भाई स्पर्म हर दिन बनते हैं, तो ऐसे तो अगर कोई इजैकुलेट करेगा नहीं तो क्या होगा, है ना, तब तो फिर तो बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है फिर, तो यहाँ समझो क्या होता है कि अगर अगर स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है, या फिर स्पर्म अगर मेल बॉडी के अंदर है, तो मेल बॉडी में कहाँ रहेंगे भाई, एपिडिडर्मिस में रहेंगे, क्योंकि वास डिफरेंस में तो तब आएंगे ना जब इजैकुलेशन होगा, जब बाहर जाना होगा। तो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म 30 दिन तक सरवाइव करते हैं, यानी कि आज कितनी तारीख है भाई, अगर 1 तारीख को कोई स्पर्म बना है ना, तो वो 30 तारीख को अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा, स्वतः डिस्ट्रॉय हो जाएगा, किसी को कोई इजैकुलेशन, वो चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे बनाने की चिंता अगर बॉडी ने नहीं की तो उसको निकालने की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में बना हुआ स्पर्म 30 तारीख को डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 2 तारीख को बना हुआ जो है वो अगली 1 तारीख को डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 3 तारीख को बना हुआ जो है वो अगले 4 तारीख को डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अगर हर दिन बन रहा है तो उसको पता है कि वो किस दिन जो है वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो 30 दिन होते हैं, अगर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है तो 30 दिन होते हैं स्पर्म के, है ना, वो 30 दिन तक रहता है और बॉडी अपने आप उसको डिस्ट्रॉय कर देती है।
अब डिस्ट्रॉय का मतलब ये नहीं है कि इजैकुलेशन अपने आप कर दिया। जो कुछ चीजें हैं जिनको जनरली हमें समझाया जाता है कि स्वप्न दोष है या फिर ये सब चीजें हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि ये बॉडी जरूरी है, हो ही जाता है। ये आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है ना। ये जितनी भी चीजें आपको नाइट फॉल्स वगैरह है, ये आपकी मानसिकता पे निर्भर करता है। अगर आप जैसा सोचोगे, जैसी मेंटालिटी रखोगे, वैसा होगा, है ना। अगर आप सही सोचेंगे तो बेसिकली जो है वो बेसिकली ऐसी चीजें होती भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर बहुत एक्सट्रीम ही हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर नॉर्मल हो रहा है तो आप डॉक्टर को मत दिखाइए। पर हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है ये एक्सट्रीम, तो अपनी विचारधाराएं, अपनी मानसिकताएं, अपने स्वभाव और अपने विचारों में थोड़ा परिवर्तन लाइए। बाकी आप, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर यही स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जाते हैं, तो 72 आवर्स तक ये सर्वाइव कंडीशन में रहते हैं। यानी कि 3 दिन तक तो ये रहेंगे। मतलब मानो कि ये यूट्रस वूट्रस के अंदर गए हैं, तो अगर ये 3 दिन के अंदर ये अगर एग से मिल जाते हैं, एग तो यहाँ पर होगा ना, अगर 3 दिन के अंदर अगर ये एक तरफ लगा लो कहीं भी, तो अगर ये एग से मिल जाते हैं तो ठीक है। अगर 3 दिन में फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है। और 3 दिन में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो जो 72 आवर्स हैं उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा भी नहीं। यानी कि जब इंटरकोर्स होता है तो उसके 3 दिन तक चांसेस हैं कि आप जो है वो फर्टाइल हो सकता है 3 दिन तक, क्योंकि स्पर्म यहाँ तक पहुंच गया तो ठीक है, नहीं पहुंचा तो फिर जो है वो बेसिकली जो है वो नहीं होगा। वो आकाश, मतलब आज की क्लास देखी है तुमने? है वो वाली क्लास, एसएससी वाली, ऐसा। चलो, तो ये वाली चीज जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। समझ में आ गई चीज? तो इस चीज में अभी तक जो है वो कोई दिक्कत है तो बता दो। सिर्फ इतना ही लिखना है कि बताना कि दिक्कत है कि नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई तो अभी तक तो इतना ही बता दो, आगे की कहानी फिर बाद में पढ़ेंगे। बताओ, अभी तक समझ में आया जितना बताया सभी को? क्लियर? अरे अब इसको क्या रिपीट करूं मैं? चलो फिर से कर देते हो रिपीट। तो हमने यहाँ पर कहा, बस कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर कहा कि क्या हुआ। सबसे पहले जब पहला दिन स्पर्म बने, स्पर्म के लिए जो है सर्टोली सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स स्पर्म बनाती हैं जो टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद में एपिडिडेमिस के अंदर गए। एपिडिडेमिस में जाने के बाद में क्या हुआ कि ये यहाँ पर इन्होंने जो है वो इनको क्या किया, ग्रोथ करी। किसकी ग्रोथ करी? स्पर्म की ग्रोथ करी। फिर जिस दिन एजैकुलेशन होगा उस दिन वास डिफरेंस से होते हुए ये जो है वो बेसिकली आप लोगों के चौथी प्रोस्टेट ग्लैंड में जाएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड ने सीमन बनाया, और ये पांचवा जो पेनिस वाला एरिया है ना, क्या पेनिस वाला एरिया है, उससे जो है वो होते हुए बॉडी से बाहर इजैकुलेट हो जाएंगे। बस इतनी सी बात बताइए। फिर कह रही हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर की तरफ जो है वो बेसिकली आपका क्या होता है, मूत्र मार्ग होता है। तो मूत्र मार्ग, मूत्र निकलने वाली नलिका, स्पर्म निकलने वाली नलिका एक होती है। जिसे तुम लिक्विड पोर्शन को देखते हो वो बेसिकली सीमन है, वो स्पर्म नहीं है। क्योंकि तुम्हें तो स्पर्म इतने छोटे, इतने इतने माइक्रो सेल होती है कि वो तो तुम्हें खुली आंखों से दिखाई ही नहीं देंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि मैडम, स्पर्म का सर्वाइवल टाइम और इनका सर्वाइवल टाइम, टेस्टिस के बनने, और मैंने याद करो जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन होता है। अब यहाँ पे जो सेक्स हार्मोन कहते हैं इसका मतलब सेक्स उस प्रोसेस की बात नहीं करते हैं। एक्चुअली जिसे सेक्स कह रहे हो तुम लोग, वो तो विदेशों के दिए हुए नाम है ना। तो ये बेसिकली जिसे हम बोलते हैं सेक्स, वो बेसिकली इसका हिंदी में मतलब होता है लिंग, अर्थात कि जेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब आप ये बोलते हो ना, जब ये आप ये बोलते हो कि है ना, क्या बोलते हैं कि जब आपने बोला कि मेल सेक्स हार्मोन, तो यहाँ पर आप पुरुष जनन हार्मोन की बात कर रहे हो, है ना। आप समझो इस चीज को, वर्ड को भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बोला कि भाई ये क्या है, ये बेसिकली टेस्टोस्टेरोन है ना। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर किसी के पास एक टेस्टिस है ना, तो भी कोई चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक टेस्टिस भी स्पर्म बनाएगा, दो टेस्टिस भी स्पर्म बनाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर किसी के पास एक, और ऐसा होता है कि कई बार लोग एक ही टेस्टिस के साथ पैदा होते हैं, तो स्पर्म तो वो भी जो है बनाएगा, और उसके भी वास डिफरेंस होगा। और वास डिफरेंस होगा, अगर एक तरफ भी है तब भी स्पर्म तो इजैकुलेट होंगे।
तो कोई ऐसा भी टेंशन नहीं है कि एक स्पर्म वाला बच्चे नहीं पैदा कर सकता, डेफिनेटली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, खान-पान जैसा खाओगे, वैसा ही तो आपकी जो है बॉडी में स्पर्म बनेगा। अगर खराब खाओगे, अच्छा नहीं खाओगे, हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं, वही रूटीन लाइफ ठीक नहीं है, प्रोस्टेट पीनियल ग्लैंड खराब हुई, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड खराब हुई, प्रोस्टेट ग्लैंड की कमांड से बना ना टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन में दिक्कत आई। आजकल जो तुम जब ग्रोथ करते हो तो तुम नोटिस करो, ये जितने भी आजकल ये नाइट फॉल्स आ रहे हैं, जितने भी तुम्हारी मेंटालिटी में कचरा भरा पड़ा है, ये सब किसके कारण हो रहा है? जितनी एक्टिविटीज हम करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, ये जितनी भी सारी चीजें, ये आपके शरीर के अंदर की किसको, इन सारे जेनेटिक और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को खराब कर रही है। बहुत सारी लैक ऑफ नॉलेज के कारण तुम्हारे जैसे दोस्त ही वीडियो बनाते हैं, वही वीडियोस अपलोड होती है और उन्हीं वीडियोस को तुम देखते हो, कहते हैं भाई कुछ नहीं होता, तेरा भाई भी तो करता है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका स्पर्म काउंट कम करेंगे, ये आपका स्पर्म का क्वालिटी कम करेंगे। आज समझ नहीं आ रहा, आज जब समझदार हो जाओगे उस दिन समझ में आएगा कि जिंदगी में कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं। तो चाहे एग की बात करें, चाहे स्पर्म की बात करें, ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके सही खान पान, सही विचारधारा और इन सब चीजों के कारण। अब इसके बाद में बात करते हैं कि स्पर्म काउंट की। तो स्पर्म काउंट जो होते हैं वो बेसिकली जो है एक सेकेंड रुकना ना। एक सेकेंड रुकना ना। एक सेकेंड रुको है ना, कुछ इमरजेंसी हो गया है, एक सेकेंड रुक जाओ। क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि स्पर्म काउंट, स्पर्म जो है वो मेल फीमेल बॉडी के अंदर कितने दिन का है ना, मतलब कितने दिन सरवाइव करेगा, या फिर जो है वो फीमेल बॉडी में है अगर स्पर्म तो उसका लाइफ साइकिल क्या रहेगा, कौन सी सेल ने स्पर्म को बनाया है, ठीक है ना। या फिर हम लोग बात करेंगे कि भाई कि क्या बोलते हैं, कौन से सेल ने स्पर्म को बनाया है ना। और या फिर हम बोलेंगे कि भाई वास डिफरेंस क्या करता है, एपिडिडेमिस क्या करता है, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सीमन क्या काम करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बेसिकली क्या काम करती है, ऐसे।
दिख रही हूँ अब, है ना। तो ये वाली चीज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी। क्वेश्चन मैंने बताया। अब यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि हम बात करते हैं फैमिली स्टरलाइजेशन की या फिर फैमिली प्लानिंग की। तो हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग की, तो फैमिली प्लानिंग के लिए आप लोगों को पता है कि 100% मेथड कौन से होते हैं। 100% मेथड में हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, है ना, जनरली हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, 100% फैमिली प्लानिंग में दो चीजें होती हैं। एक होती है जिसे हम लोग कहते हैं वेसेक्टोमी। क्या होता है? वेसेक्टोमी। ठीक है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी, है ना। तो अब हम बात करते हैं कि भाई वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो है वो बेसिकली क्या होती है। वेसेक्टोमी देखो, हमेशा बात करें जैसे जैसे नसबंदी कहते हैं, ये तो पता होगा स्टरलाइजेशन को। नसबंदी, अब नसबंदी में मेल नसबंदी भी होती है और फीमेल नसबंदी भी होती है। जो मेल नसबंदी होती है या फिर जो मेल स्टरलाइजेशन है या फिर मेल नसबंदी है वो वेसेक्टोमी कहलाती है। क्या कहलाती है? वेसेक्टोमी कहलाती है। और जो फीमेल नसबंदी होती है उसे हम लोग जो है वो ट्यूबेक्टोमी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के अंदर डिफरेंस क्या है ये समझो। वेसेक्टोमी मैडम हम भूल जाते हैं बाद में कि भाई वेसेक्टोमी तो किसकी थी और ट्यूबेक्टोमी जो है वो बेसिकली किसकी थी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई नसबंदी के अंदर करते क्या है ये समझो। कई लोगों को ऐसा लगता है नहीं लड़कियां नहीं नसबंदी करवा लें, क्योंकि हमारे तो आस पास में यही देखा है ना। तो बेसिकली देखो दोनों के ही पोस्चर को मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इनके अंदर प्रोसीजर में होता क्या है। होता क्या है कि भाई ये हमारा वेसेक्टोमी के अंदर क्या होगा, भाई ये टेस्टिस थे, ये एपिडिडेमिस था। ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो डक्ट जा रही है, ये डक्ट क्या है, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस से जो है वो बेसिकली क्या बना है, वास डिफरेंस से क्या बना है, वास डिफरेंस से ही तो वेसेक्टोमी बना है। तो वास डिफरेंस किसके अंदर है, वास डिफरेंस जो है वो किसके अंदर है भाई। तुम कल को भूलोगे, मुझे पता है 100% भूलोगे कि किसका तो क्या था और किसका क्या था। तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई वास डिफरेंस के अंदर तो जो है वो बेसिकली क्या था, वास डिफरेंस किसमें है, मेल में है। अब क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म बने, यहाँ पर ग्रोथ हुआ, पर जिस दिन इजैकुलेशन होना है उस दिन स्पर्म तो यहीं से ही आएंगे ना। तो हुआ क्या, यहाँ तो प्रोस्टेट ग्लैंड है, यहाँ पर तो जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है। पर प्रोस्टेट ग्लैंड है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्पर्म तो यहाँ से आएंगे। इसलिए वेसेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं कि वेसेक्टोमी के अंदर स्पर्म जहां से आ रहे हैं वहां से इस भाग को भी बांध दिया और इस भाग को भी बांध दिया। अब सोचो इस भाग को बांध दिया, तो अब इस वाली जगह से जो है वो स्पर्म नहीं आएंगे, इस वाली जगह से क्या नहीं आएंगे, स्पर्म जो है वो बेसिकली नहीं आएंगे। ठीक है। तो अब जो इजैकुलेशन हो रहा है ना, उस इजैकुलेशन के अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीमन आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सीमन आ रहा है। अब तुम्हें दिख तो वैसे भी सीमन ही रहा था, है, स्पर्म नहीं आ रहे। और फिर मैडम ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, हर दिन बन रहे थे, 30वें दिन तो स्पर्म अपने आप ही जो है वो बॉडी के अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। तो अब स्पर्म ही नहीं आएंगे, सिर्फ सीमन का इजैकुलेशन होगा, तो बेबी तो वैसे भी प्लान नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, फर्टिलाइजेशन तो वैसे भी नहीं होगा। अगर इजैकुलेशन भी होगा तो सिर्फ और सिर्फ सीमन का इजैकुलेशन होगा। इस बार सीमन के अंदर क्या नहीं है, स्पर्म नहीं है। तो इस प्रोसेस को हम वेसेक्टोमी कहते हैं, जो 100% बोलते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग के लिए स्टरलाइजेशन मेथड है। आई कि नहीं आई बात समझ में। तो एक तो चीज ये हो गई हमारे पास में वेसेक्टोमी। तो वास डिफरेंस को बांध दिया तो स्पर्म जाएंगे नहीं और 30वें दिन अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जिन लोगों को ये लगता है कि भैया नसबंदी करा ले तो ये दिक्कत होती है और वो दिक्कत होती है, तो बेटा कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ट्यूबेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं, ये आपका यूट्रस है, ये सर्विक्स वाला एरिया है, ये आपका जो है वो बेसिकली क्या बोलते हैं सर्विक्स वाला एरिया, ये वजाइनल रूट हो गया। यहाँ पर आपके ओवरीज थे। अब ओवरीज हैं, ओवरीज यहाँ पर हैं, चलो बहुत अच्छी बात है। हर दिन हर महीने एक ओवरी निकलती है, एक एग निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में आता है। हमने फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया, ट्यूब को बांधा। हम किसकी बात कर रहे थे, फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे थे। तो हमने ट्यूब को बांधा, तो हमने जब ट्यूब को बांधा तो भाई क्या हो गया, तो एग यहाँ तक तो आएंगे, लेकिन एग अब आगे मिल नहीं पाएंगे। तो अगर स्पर्म आए भी तो स्पर्म और एग की मुलाकात नहीं होगी, है ना। और स्पर्म और एग की मुलाकात नहीं होगी, और स्पर्म एग की मुलाकात नहीं होगी तो फिर बेबी यहाँ भी नहीं बनेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा कि फैलोपियन ट्यूब को हमने बांध दिया। और जब हम लोगों ने फैलोपियन ट्यूब को बांध दिया तो हमारे पास में जो ट्यूबेक्टोमी है वो हमारी सक्सेसफुल हो गई। आई चीज समझ में। एक क्वेश्चन आया है कि भाई जो है वो बेसिकली वेसेक्टोमी में के बाद स्पर्म का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। प्रियांशु बोल तो रही हूँ ना, हर 30वें दिन स्पर्म अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इधर ही बनेंगे, इधर डेवलप भी होंगे, और 30वें दिन काम नहीं आएंगे तो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर बनेंगे, फिर डेवलप नहीं होंगे, फिर काम नहीं आएंगे, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब बनाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी तो फिर डिस्ट्रॉय करने की भी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ देखिए फटाफट से। आई कि नहीं आई चीज समझ में, जल्दी से बताओ। कमल वही 6:30 हो रहे हैं,
है ना, ये आई चीज समझ में। तो ये वाली चीज आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी वाले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए हैं तो एक बार मैसेज कर दो फटाफट से। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट बताना है। रुक जाओ भाई, शांति रख लो थोड़ा सा। पीरियड्स पीरियड्स बंद क्यों होंगे भाई? पीरियड्स बिल्कुल बंद नहीं होंगे, ये भी बता देती हूँ। अच्छा क्वेश्चन है ना। आज नहीं पढ़ा रही, कल से पढ़ा दूंगी। हो जाती है फेल, है ना। हाँ, पीरियड्स वाला क्वेश्चन है ना। रुक जाओ एक सेकेंड। थैंक यू सो मच देवेश। चलो मैम, मेरे ऊपर से जा रहा है। क्यों जा रहा है भाई वर्षा? क्या ऊपर से? कल वाला टॉपिक पढ़ा हो अगर तो ऊपर से जाएगा नहीं, है ना। तो अब मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई आप लोग कह रहे हो कि मैडम मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इफेक्टेड होगी। नहीं होगी बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे इफेक्टेड होगी? ओव्यूलेशन तो होगा, हर महीना होगा ओव्यूलेशन। आपको कल भी बताया था कि जैसे ही ओव्यूलेशन होता है जो है यूट्रस तो वैसे ही अपनी तैयारियां शुरू कर दिया। यूट्रस को तो ओव्यूलेशन का पता है, यूट्रस ने ओव्यूलेशन किया, ओव्यूलेशन हो रहा है आराम से। और यूट्रस जो है ओव्यूलेशन के 30 दिन तक, कल ही बता रही थी कि 30 दिन तक जो है वो वेट करता है। ओव्यूलेशन तक की दिक्कत है यूट्रस की। तो यूट्रस 30 दिन तक ओव्यूलेशन के बाद में वेट करेगा, और जैसे ही वेट करेगा और 30वें दिन अगर जो है वो बेबी नहीं आया या कुछ बेबी जायगॉट नहीं बना तो वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। तो टेंशन ही खत्म है भाई, है ना। तो बेसिकली ओव्यूलेशन तो हर बार होगा। अब तुम कहोगे मैडम एग जो एग यहाँ पड़े हैं वो एग यहाँ भी पड़े हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओव्यूलेशन तो हर महीने होगा। ओव्यूलेशन होगा, ये यहाँ आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। जब बॉडी में यहाँ पर एग है तभी कोई दिक्कत नहीं आ रही, बचपन से एग है तभी दिक्कत नहीं आ रही। यहाँ आ जाएंगे तब भी क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एग यहाँ पे पड़े। कई बार फेल इसलिए हो जाती है कि हम इसे बांधते हैं, हम इसे बांधते हैं और कई बार ये ठीक से बनती नहीं है। तो कभी कभी किस्मत ही खराब हो तो ये एग निकल लेता है यहाँ पे, और एक एग भी निकल लिया तो हो लिए कल्याण। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक एग निकल लिया क्योंकि स्पर्म तो आ ही रहे, और स्पर्म आ रहे तो उसी टाइम प्रेगनेंसी हो गई। इसीलिए मैं पर्सनली एडवाइस करती हूँ कि ट्यूबेक्टोमी में तो रिस्क फिर भी है, वेसेक्टोमी में कतई रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है मैडम? क्योंकि एक बात बताओ तुम मुझे कि जब स्टरलाइजेशन नहीं हुआ है तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। अब यहाँ पर सपोज करो कि किसी कपल में मेल ने वेसेक्टोमी करवाई, मेल ने वेसेक्टोमी करवाई तो भाई कोई मिलियंस वेव है, और फिर भी माना कि वेसेक्टोमी करवा ली, फिर भी मान लिया कि भैया वैसे तो स्पर्म आएंगे नहीं, और फिर भी मान लिया कि चलो स्पर्म भी आ गए। कितने आ जाएंगे? जहां पे 10 लाख स्पर्म है वहां पे अगर 100-200 स्पर्म गलती से आ गए, इतने ही आ पाएंगे? इतने भी आ गए तो इन 100-200 स्पर्म जगह तक पहुंचे ऐसा पॉसिबल रेट कम है, बहुत ज्यादा। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं पर्सनली एडवाइस करती हूँ कि ट्यूबेक्टोमी में तो एक एग आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर 100-500 जो है 1000-1200 एग भी अगर स्पर्म भी आ गए तब भी वो जगह तक पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आया? डिस्ट्रॉय बॉडी अपने आप कर देती है, वहां पे लाइसोसोम्स होते हैं बहुत सारे, वो वैसे ही कर देते हैं। ठीक है, बैक करना पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। स्टरलाइजेशन में ऐसा नहीं है कि एक बार तुमने ट्यूबेक्टोमी करवा ली और इसके अलावा जो है वो बेसिकली तुम सोचो कि नहीं अब तो हम हटा देते हैं ट्यूबेक्टोमी, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार हो गई तो वो हो गई बस, है ना। सिस्ट नहीं बनेगी ओविडक्ट में, वो फर्टिलाइज थे ना इसलिए नहीं बनेगी। सिस्ट फर्टिलाइज थे इसलिए नहीं बनेगी। कमल कह रहे हैं कि मैडम सब चैट कर रहे हैं और आपने मेरे चैट को ऑफ कर दिया है, और पैसा तो हमने भी दिया है। कमल भैया, इधर जो क्वेश्चन मार्क में जो बच्चे क्वेश्चन पहुंच रहे हैं उनका तो आंसर सबका मिल रहा है, ठीक है। और आप ही की स्पेशल चैट मैंने ऑफ नहीं की है, सबकी चैट ऑफ की है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मार्क में जो आंसर आ रहे हैं ना, इन्हीं को ही आंसर मिल रहे हैं। समझ आई तुमको बात? तो अगर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे तुमसे कोई जाति पर्सनली दुश्मनी है तो भैया बिल्कुल नहीं है। मैं आपको आज ही जानी हूँ कि कमल नाम का भी कोई व्यक्ति है, मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोच के थोड़ा, हर चीज पैसे पे नहीं आ जाती है ना बेटा, हर चीज पैसे पे नहीं आ जाती। एक दिन कोई एक बच्चा कह रहा था कि मैडम, क्या तो कह रहा था, पैसे दियो 10 बार बताओगे, तो भाई ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसा थोड़ा इज्जत करना सीखो, ऐसे बोल, अच्छे शब्द बोलो। ये ऐसी बातें कोई बोलने की होती है? अभी अभी इधर शुरू हो गए।
अब प्लीज प्लीज प्लीज, अब फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा चैट करने का, बंद करने का। कर लिया नेचर चेक? फिर कैसा लगा? ये तुम चेकिंग करोगे अब हमारी है? चलो, तो अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं ट्विंस कैसे होते हैं। ट्विंस की अगर मैं बात करती हूँ तो देखो बेटा, ट्विंस के अंदर दो टाइप के ट्विंस होते हैं। एक होता है होमो, एक होते हैं होमो ट्विंस और एक होते हैं हेटेरो ट्विंस। अब होमो और हेटेरो ट्विंस का कॉन्सेप्ट क्या है? अब इस क्वेश्चन मार्क को भी तुम भर दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा चैट ऑफ करने का। सुनील, मैंने पढ़ लिया ना? अब जब जब मैं नोट्स दूंगी तब देखना। अब क्या मतलब, जब तुम इधर इधर भी चैट कर रहे हो तो फिर मैं ऑन ही कर देती हूँ वहां भी चैट, सबको इतनी मैसेज करना है तो फिर। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि होमो ट्विंस के अंदर क्या होता है। होमो ट्विंस के अंदर ऐसा होता है कि देखो, ये जो है वो क्या था, यूट्रस था। और होमो ट्विंस के अंदर कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के बता रही हूँ, ट्विंस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो ठीक है, तो होमो ट्विंस के अंदर क्या होता है कि भाई यही एग है, ये ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है, और ओव्यूलेशन हो गया और ये जो है वो एग यहाँ पर आ गया। अब ये एग यहाँ पर आ गया, यहाँ पर जायगोट बन गया। जायगोट क्या होता है ये मैं कल पढ़ा चुकी थी कि जायगोट बन गया। जायगोट बनने के बाद में ये सेल, मान लो कि पहले एक सेल थी, अब ये दो में डिवाइड हुई, दो से ये मान लो ये चार में डिवाइड हो गई, और चार में डिवाइड हो गई तो ये मानो हो सकता है कि पहले दो ट्विंस तो ऐसे बनते हैं होमो वाले, तो कि भाई इनके अंदर क्या हो गया कि ये इस सेल ने अपना अलग डिवीजन शुरू कर दिया और इस सेल ने अपना अलग डिवीजन शुरू कर दिया। जनरली क्या होता है कि यही कोशिका दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16 ऐसे डिवाइड होती है। जबकि यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो दो सेल बनी ना, ये डिवाइडेशन हुआ, इस सेल ने अपना अलग डिवीजन कर दिया और इसने अपना अलग कर दिया। तो इधर इधर एक अलग बच्चा बन रहा है और इधर अलग बच्चा बन रहा है। लेकिन ये जो जायगोट था, इसमें जो फर्टिलाइजेशन हुआ था वो तो सेम ही स्पर्म, एक ही स्पर्म से हुआ था। तो एक ही स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुआ। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि जो जो बेबी होंगे वो या तो दो बॉय ही हो सकते हैं और या फिर दो दो जो है वो गर्ल ही हो सकते हैं, क्योंकि स्पर्म या तो एक्स आया होगा या वाई आया होगा। पर ये जब जायगोट बन गया तब वो सेम एक ही कोशिका के तो दो अलग अलग डायरेक्शन में जब डिवाइडेशन शुरू हो गए, तो जो है अब इस केस में जो बच्चा बनेगा ना, इस केस में बनने वाला बच्चा जो है वो बेसिकली जो है वो बेसिकली कैसा होगा, होमो होगा। तो होमो के केस में तो जो ट्विंस होंगे वो ऐसे होते हैं। अब किसी के 10 बच्चे हुए, कहीं किसी के 12 बच्चे हुए, है ना, तो वो कैसे हो गए भाई? यहाँ पे चार थे, एक कोशिका ने अलग ग्रोथ करना, दो से चार बनी होगी, एक कोशिका ने अलग, तीन कोशिकाओं ने अलग अलग डेवलपमेंट शुरू करा होगा, ये एक कोशिका खराब हो गई होगी, तो ऐसे तीन बच्चे बन गई। ऐसे ही जब 16 बच्चे बन रहे होंगे या फिर जो है चार से आठ बने होंगे, तो आठ कोशिका बनी होगी, तो आठ कोशिकाओं ने अब अपनी अलग अलग डायरेक्शन में जो है वो डिवाइडेशन शुरू कर दिया। और इससे जो है वो कुछ तो जो है, पर सारे या तो बॉय होंगे या फिर गर्ल होंगे, मतलब क्योंकि सेम होंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि मैडम हेटेरो क्या होता है? तो 10 भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं, वो होमो वाले होते हैं। फिर बात करते हैं कि मैडम हेटेरो कैसे होता है। अब हेटेरो के अंदर क्या होता है कि भाई हर बार मैंने बोला है कि भाई हर बार एक ही तरफ से जो है वो ओव्यूलेशन होता है, चाहे वो लेफ्ट तरफ से हो जाए चाहे वो राइट तरफ से हो जाए। तो इस बार यहाँ पर एग है और यहाँ पर एग है, तो ये ओव्यूलेशन हुआ। पर इस बार क्या हुआ था कि इधर भी जो है वो बेसिकली इधर भी एग आ गया और इधर भी ओव्यूलेशन हो गया। अब दोनों तरफ से ओव्यूलेशन हो गया तो स्पर्म को थोड़े ना पता है कि भाई किधर जाना है, इधर जाएगा वो तो इधर भी फर्टिलाइज हो जाएगा, इधर जाएगा इधर भी फर्टिलाइज हो जाएगा। इधर भी फर्टिलाइज हो गया तो हो सकता है इधर वाई वाला क्रोमोसोम आया हो तो इधर वाला बेबी बॉय हो गया, और इधर वाला जो है वो अगर एक्स वाला आया हो तो बेबी गर्ल हो गया। तो इन्हें हेट्रोजाइगोटिक बोलते हैं वैसे तो, जाइगोटिक, है ना। हेटेरोजाइगोटिक जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये अलग अलग जायगोट है ना, जायगोट से तो बन रहे हैं ना। समझ आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर दो बेबी बॉय भी हो सकते हैं, दो बेबी गर्ल भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कौन सा क्रोमोसोम आया है, कौन सा स्पर्म आया है। और बेबी और बॉय और गर्ल भी हो सकता है, तो ये डिपेंड ऑन बॉडी करेगा, डिपेंड ऑन स्पर्म करेगा। तो हेटेरो में तो अलग अलग जेंडर के ट्विंस हो सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें मान लो 5 बच्चे हुए, उनके अंदर 4 तो लड़के हो गए, एक लड़की हो गई। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, होमो फर्टिलाइजेशन भी हो रहा होता है और हेटेरो फर्टिलाइजेशन भी हो रहा होता है। क्यों? हो सकता है कि दो तो यहाँ से बन गए, अब ये दो बन रहे थे तो इधर मान लो बेबी गर्ल थी, तो इसने जो है होमो तो था ये, और होमो आगे चल के हेटेरो में
हेटेरो जो है वो आगे चलकर होमो में भी कन्वर्ट हो गया, है ना। होमो का मतलब होता है समान जायगोट से बनने वाले ट्विंस, समान युग्मनज से बनने वाले ट्विंस। और हेटेरो का मतलब होता है अलग अलग जायगोट से बनने वाले ट्विंस। समझ आया। तो ये है होमो, और ये है होमो का मतलब है एक समान, क्योंकि एक ही जायगोट के टुकड़े थे ना वो तो ये तो होमो हो गया, इकलौता एक से बनने वाले। और हेटेरो में अलग अलग जायगोट से बने ना, तो वो हो गए अलग अलग जायगोट। समझ में आया। तो इस तरह से ये ट्विंस बनते हैं आपके होमो और हेटेरो। दैट इज द ऑल थिंग्स। गॉट इट। जिन लोगों के पास में सेल का वो नहीं पहुंचा है, जिन लोगों के पास में सेल का नहीं पहुंचा है, मैं आज और ऐड कर रही हूँ। आज के बाद में नहीं, मैं वापस से अब ऐड करूंगी। आज वाले में सेल वाले, कल एक बच्चा कह रहा था मैडम आप क्लास में दिया करो। क्लास में देती हूँ, फिर तुमको दिखता नहीं है, इसलिए फिर मुझे कह के डालना पड़ता है और क्लास के अंदर। तो सेल वाले एमसीक्यूज आज वाले सेशन में दे दूंगी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है दिव्यांशु, पूछो। डेड स्पर्म से ब्लॉकेज नहीं होगा। अरे तुम्हारी कोशिका, तुम्हारी बॉडी में कितनी कोशिकाएं हर दिन बनती हैं, और हर दिन जो है वो कितनी कोशिकाएं हर दिन नष्ट हो जाती है, तुम्हें पता भी लग रहा है। हर 90 मिनट में एक कोशिका बन रही है, और हर 90 मिनट में कोशिका डिस्ट्रॉय हो जा रही है ना। तो तुम्हें पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा ना, तो ये तो स्पर्म है। कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। कैसे ब्लॉकेज होगा? अपने आप डिस्ट्रॉय हो जा कर देती है बॉडी। मेरे को क्या गायनोकोलॉजी समझ रखा है क्या? गायनोलॉजी समझ रखा है क्या? सारे पूछ लें। है स्त्री रोग विशेषज्ञ समझ रखा है क्या मेरे को? रवीना, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, मैंने हर बार बताई है। ये कोई भी लॉजिक हो सकता है इसका, ये कोई बात होती है यार? तुम लोगों ने मुझे तो वो समझ लिया कि अब यही पूछ लो, डॉक्टर का खर्चा बच जाएगा। है, कोई दिक्कत नहीं है लक्ष्मण। बांझ कैसे होते, बहुत रीजन है। तुम जो सोच रहा है भैया बिना पर्ची कटवाए ऐसे ही पूछ लो, 100 रुपए की पर्ची कटेगी तब तो मैं बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊं। क्लास का बता दिया बस। चलो, गॉट इट। वो उधर ही पड़े रहेंगे कुमारी जी। जिंदगी में पैदा हुए तब भी एग थे, तुम्हें थोड़े ना भारी वजन लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था ना। तो अभी भी वो उधर ही पड़े रहेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या ही दिक्कत है। ठीक है, चलो कल नया टॉपिक। बाय बाय। 5 बजे वाली क्लास ले लिया करो, मैं बता रही हूँ तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। और नहीं लो तो फिर पता नहीं, बाद में ले लिया करो बच्चे भले। फालतू की न्यूज है शशिकांत, ऐसी फालतू की चीजें मत पढ़ा करो। है, ऋषि मुनि जो लोग होते हैं, उनका कब से इजैकुलेशन होता है? वो भी तो जिंदा है ही ना, और सदियों से जिंदा है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, है ना। ठीक है, ये इलॉजिकल सी न्यूज है। बॉडी अपने आप डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक, चलो बाय बाय, टेक केयर।